गुड इवनिंग बच्चों। और बढ़िया सब। चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का जो पार्ट हमारा एक रिमेनिंग है, यानी कि आपने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बाकी रह गया था। जैसा कि आपको मालूम होगा तो हमने आज अपलोड कर दिया था वीडियो, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का वीडियो पहले डाल दिया था। उसमें बहुत ज़्यादा सोचने का विषय नहीं है, बैलेंसिंग का वीडियो आपने देख लिया होगा। आज हम लोग जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था कि फर्स्ट क्लास में केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ाया था, सेकंड में हमने बैलेंसिंग आपको पढ़ा दिया है, थर्ड क्लास जो आज का लेक्चर है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बातचीत करेंगे। अच्छा, सबसे पहला सवाल ये होता है बेटा कि कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है ना। दिमाग में हमारे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक की मीनिंग क्या है, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये जो टॉपिक आ रहा है इसका मतलब क्या होगा, हमें कैसे पता चलेगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या केमिकल रिएक्शन क्या है। जैसे देखिए, हमने देखा केमिकल रिएक्शन होता क्या है, हमने देखा केमिकल रिएक्शन होता क्यों है, हमने ये भी देखा कि केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है। लेकिन सर हमको पता कैसे चलेगा कि कहीं पर अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, यानी कि हमको कैसे पता चलेगा कि ये रिएक्शन ही हो रहा है। यानी कि हमें समझना तो ये है ना सर, कुछ ऐसा बताइए। जैसे कहते हैं ना कि कोई बीमारी हो रही तो सिम्टम्स में बुखार दिखाई देगा तो लोगों को फीवर आना शुरू हो जाता है, तो समझ में आता है कोई बीमारी हो रही है। ठीक है, ये क्या है, या किसी बीमारी होने के सिम्टम्स लक्षण दिखाई देते हैं, होता है कि नहीं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल अगर हम दें, अगर कहीं पर बच्चे आग लग जाती है, ठीक है, कहीं पर आग लग गई हो तो हमें कैसे पता चलता है कि आग लग गई है। हम वहां पर आसपास में शोरगुल सुनते हैं, आवाज होने लगी, हल्ला होने लगेगी तो हमें पता चलेगा कुछ हो गया, लेकिन अभी आग का क्लियरेंस नहीं है। थोड़ी देर बाद हमें लपटें दिखाई देती हैं, यानी धुआं दिखाई देने लगा, लपट दिखाई देने लगी, आग हीटिंग माहौल आपको दिखाई देने लगा, वहां का टेम्परेचर इंक्रीज होता दिखाई दिया, लोग भागते दिखाई दे रहे हैं। इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये जो बातें हो रही, इससे हमें ये पता चल रहा है कि वहां आग लग गई। वैसे सर अगर कहीं कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसी पर हमें बातचीत करनी है। आइए देखते हैं। ये वाला पोर्शन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था केमिकल रिएक्शन वाला, इसी में थोड़ा पोर्शन आगे का बचा हुआ था जो हमने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। देखिए बोर्ड पर, ये था पोर्शन जो हमें आज की क्लास में डिस्कस करना है, यानी इस पार्ट को हम पढ़ना चाहते हैं। और ये पार्ट हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टॉपिक हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं पर रिएक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया, वो हमारा डिस्कशन कुछ इस प्रकार से है, यानी फर्स्ट पार्ट में अगर हम आते हैं तो हम क्या डिस्कस करेंगे जरा सुनिएगा। फर्स्ट पार्ट में हमारे ये आया कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो इसका पता हमें कैसे चलेगा। हम कहते हैं इसका पता हमें तब चल पाएगा अगर वहां से गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, यानी कि अगर कहीं पर कोई गैस बन रही हो, गैस इवॉल्व हो रही हो, तो हम ये जज कर लेंगे कि इसका मतलब वहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तभी गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, अगर रिएक्शन नहीं हुआ होता तो गैस का इवोल्यूशन नहीं होता। सर गैस निकल रही है, ठीक है, सही है, लेकिन कौन सी गैस निकल रही है इसका कैसे हमें पता चलेगा। जैसे अगर कहीं पर किसी हम रिएक्शन के अंतर्गत, केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत ये पता करते हैं कि यहां से गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि वहां कौन सी गैस इवोल्यूट हो रही है, किस गैस का इवोल्यूशन वहां पर हो रहा है, ये एक अहम सवाल है। अब देखना, हम कहते हैं अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये सबसे पहला क्वेश्चन है कि कहते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो वहां पर बेटा गैस इवॉल्व होगी, यानी गैस निकलती दिखाई देगी, हमें समझ में आएगी। कहते हैं अगर गैस दिख ना रही हो तब क्या करेंगे, उसका टेस्ट कैसे करेंगे। ठीक है, हम केमिकल टेस्ट के माध्यम से ये डिस्कस भी कर लेंगे कि अगर ये गैस निकलती होगी तो क्या होगा, ये निकलेगी तो क्या होगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए दूसरे नंबर पे बात आया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, कि प्रेसिपिटेट का अगर कहीं पर फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट का मतलब कुछ नीचे की तरफ जाकर के इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है,
पीपीटी के रूप में कुछ जाकर के बन रहा है, बैठ रहा है, इकट्ठा हो रहा है, अगर कहीं पर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो भी हम कह देंगे कि इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमने एक उदाहरण दिया, एक एग्जांपल आपको बताया, अगर कहीं आग लगी है तो गैस निकल रही, CO2 CO निकल रही है, तो इससे हमने पता कर लिया कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा, आप ऐसे समझिए। दूसरे केस में जलकर सब राख हो जाएगा, नीचे कुछ दिखेगा नहीं, आपको केवल राख राख बचेगी, पीपीटी का केस हो गया। तीसरे में चेंज इन हीट, यानी अगर कहीं पर केमिकल रिएक्शन कोई भी हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा, आग लगी थी तो वहां का भी टेम्परेचर बदल गया, तो हमने कहा वहां पर किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर में भी चेंज होता है। मान लो रिएक्टेंट जब हमने लिया तब टेम्परेचर कुछ और था, प्रोडक्ट बना तो टेम्परेचर कुछ और हो गया। इसका मतलब बेटा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर का भी चेंज होता है, कभी टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, ये भी बात हम डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर के बाद अगले पॉइंट पर आए तो हम कहते हैं चेंज इन कलर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर केमिकल रिएक्शन कहीं पर हुआ तो कलर में भी चेंजेस आ जाएंगे, कलर बदल जाएगा, शुरुआती दौर में कलर कुछ और होगा, बाद में कलर कुछ और हो जाएगा। अच्छा, तीसरा है चेंज इन स्टेट। स्टेट यानी फेज, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आपने पढ़ा था, इसमें भी परिवर्तन हो सकता है। अगर फेज में या स्टेट में कोई इस प्रकार का चेंजेज आता है तो वो भी इसके अंतर्गत आपको पढ़ाया जाता है। चेंज इन स्टेट और फेज भी हम कंसीडर कर सकते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम अगले कॉन्सेप्ट में ये बढ़ेंगे कि जो इवोल्यूशन ऑफ गैस का पोर्शन है, अगर हम इसकी बात करते हैं कि गैस का इवोल्यूशन कैसे होगा। जैसे एक एग्जांपल हम कंसीडर करें, सपोज करिए जो आपके सिलेबस में है और इसको आपको कराया जाता है। ठीक है, हमने कहा Zn+H2SO4। ठीक है, हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में लिया, हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब बनाया, इस टेस्ट ट्यूब में हम क्या करते हैं, हम एक सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हम डाल देते हैं। हमने टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने जिंक का एडिशन किया। जिंक मतलब जिंक एक मेटल है, हमने इसमें जिंक को भी डाल दिया। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड में हमने जिंक मेटल को डाल दिया तो जिंक को डालने की वजह से यहां से क्या होगा, जिंक हमारा सल्फेट के साथ जाएगा, ZnSO4 बना लेगा बेटा, और ZnSO4 के साथ साथ यहां पर H2 गैस का इवोल्यूशन होगा, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये जो हाइड्रोजन बना H2 गैस इस केस में इवॉल्व होगी। ठीक है सर, ये तो समझ में आया। अभी हमको एक परेशानी ये है कि जिंक जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बनाता है सर, ये कैसे बनाता है सर, हमको ये नहीं समझ में आता सर। होता है, क्वेश्चन में है, अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे रिएक्शन कैसे होगा। इस तरह की भी रिएक्शन हम पढ़ाएंगे आपको, जहां पर कंपाउंड को आयंस में कन्वर्ट करके ये चीजें सिखाई जाएंगी। तो प्रोडक्ट में क्या बन गया, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस, H2 बाहर निकल रहा है। इस केस में गैस कौन सी बनी, हाइड्रोजन गैस इस केस में बाहर निकल रही है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर हमने कहा कि इस केस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है, ठीक है, यहां पर क्या होगा, टेम्परेचर में भी चेंज हो जाएगा। इस केस में इस टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, यानी टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्यूशन क्या होगा, बॉइलिंग कंडीशन में दिखाई देगा और टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। और जो गैस निकलेगी इसमें से बेटा, वो गैस कौन सी होगी, H2 गैस का इवोल्यूशन भी होगा, H2 गैस इवॉल्व होगी। सर हमको कैसे पता चलेगा कि यह गैस हाइड्रोजन ही है, तो आप क्या करोगे, माचिस जला लोगे। ठीक है, मैच स्टिक को बंद करके आप यहां ले जाएंगे, जब उसकी तीली जलाकर आप इसके पास, इसके मुंह के पास ले जाएंगे टेस्ट ट्यूब के, अगर वहां से हाइड्रोजन गैस निकल रही होगी तो क्या होगा, पॉपअप साउंड जनरेट होता है। अगर पॉपअप साउंड जनरेट होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि वह गैस जो इवॉल्व हो रही है वह हाइड्रोजन गैस ही है। ठीक है, ये श्योर हो गया, जाओगे आप। कहते हैं कि जो गैस इवॉल्व होगी वो क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन हो जाएगी। इसकी श्योरिटी हमें कैसे पता चलेगी, इसकी श्योरिटी हमें इस प्रकार से पता चल जाएगी। अब हम इसके बाद और आगे चलते हैं और अगली बात में हम क्या डिस्कस करेंगे, जरा ये देखना। अगर हमने कहा कि सर हाइड्रोजन का तो समझ में आ गया कि अगर किसी रिएक्शन के दौरान हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है तो हम क्लियर हो जाएंगे हाइड्रोजन कैसे इवॉल्व होगी। अगर हम कहते हैं कि मान लीजिए हमें सोडियम बाइकार्बोनेट दे दिया जाए, सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब बेटा NaHCO3 दे दिया जाए, और इसमें हम H2SO4 को मिक्स करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस केस में क्या होगा, हम कहते हैं जब इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं तो इस केस में Na2SO4 हम पाते हैं,
और साथ में H2O मिलता है वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में हमें CO2 ऑब्टेन हो जाता है। तो इस केस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। अगर इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का इवोल्यूशन हो रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 इवॉल्व हो रही है? तो हम कहते हैं उसके लिए हम टेस्ट फॉर CO2 समझते हैं, यानी कि CO2 के लिए क्या टेस्ट है, हमें कैसे पता चलेगा कि CO2 गैस निकल रही है। प्रैक्टिकल बेसिस पर अगर हम आपको बताएं तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा की बात कर रहे हैं, इसको आप क्या करेंगे, पहले एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद बेकिंग सोडा आप उसमें थोड़ा सा डालेंगे। जैसे ही बेकिंग सोडा डालेंगे वैसे ही CO2 बबल्स के रूप में बड़ी तेजी से बाहर निकलती है, ठीक है, फिजिंग आप कह सकते हो। तो बबल्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेजी के साथ बाहर निकलती है, ये CO2 का टेस्ट हो गया। अच्छा, एक तो ये हो गया पहला, इसमें टेस्ट की बात करते हैं तो पहला ये हो गया कि इसमें बबल्स बहुत तेजी से बनते हैं, फ्यूम्स बनते हैं, आप कह सकते हो फ्यूम्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है कि बुलबुले बहुत तेजी से बनेंगे तो हम समझेंगे CO2 है, लेकिन ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। हम कहते हैं अगर इसके और आगे जाते हैं तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हम क्या पाएंगे, हम कहते हैं कि अगर CO2 इवॉल्व होगी तो आप बर्निंग टेस्ट भी कर सकते हैं। बर्निंग टेस्ट क्या होता है, देखिए बर्निंग टेस्ट ये होता है कि अगर मान लीजिए गैस CO2 ही निकल रही थी तो माचिस की तीली जलाकर जैसे ही आप टेस्ट ट्यूब के मुंह पर ले जाएंगे वैसे ही माचिस की तीली जलना बंद कर देगी, क्योंकि आपको पता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं। तो CO2 की प्रेजेंस में तो बर्निंग होगी नहीं, बर्निंग किसकी प्रेजेंस में होगी, O2 की प्रेजेंस में होगी ना। अगर CO2 निकल रही होगी तो CO2 की वजह से बर्निंग समाप्त हो जाएगी, यानी बंद हो जाएगी, वह जल नहीं पाएगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये बर्निंग टेस्ट दूसरा हो गया। और ये तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पे बेटा आता है लाइम वाटर टेस्ट। तीसरे नंबर पे क्या है, लाइम वाटर टेस्ट। अब कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है, हम कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर आपने लाइम वाटर किसे कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। किसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो होता है उसको लाइम वाटर कहते हैं। कहते हैं अगर इसमें CO2 आप पास कराते हो तो CO2 पास कराने पर क्या हो जाता है, इसका कलर मिल्की हो जाता है। कैसा हो जाता है, मिल्की, यानी कि दूध के रंग का ये बन जाता है। अगर ऐसा हो रहा है कि आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराते हैं, अब सवाल है कि सर ये पास कैसे कराएंगे, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब है, ये आपका कॉर्क हो गया। अब यहां से आप इसको इस प्रकार से दूसरे टेस्ट ट्यूब में पास कराएंगे। अब इसको नीचे तक आप ले आइए, यहां पर आपका क्या है, एक कॉर्क यहां लगा दीजिए, ठीक है। यहां नीचे आपका क्या हो जाएगा, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन रखा हुआ है। और ये आपका क्या था, ये रिएक्शन वाला प्रोडक्ट वाला केस था। जब ये रिएक्शन का केस था तो यहां से CO2 ये इस पाथ में क्या जा रही है, इसमें CO2 जा रही है, ये CO2 CaOH के होल ट्वाइस के सॉल्यूशन में जाकर मिलेगी, और मिलेगी तो इसका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, मिल्की। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो गैस निकली वो क्या थी, CO2 थी। और बेटा एक बात और भी ध्यान देना है कि CO2 अगर ज्यादा देर तक पास हुई तो कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए कल पिछली क्लास में हम ये भी कह रहे थे कि हमें पढ़ना है तो हमें ये पढ़ना है कि CBSE में क्या क्वेश्चन आएगा ना, बोर्ड एग्जाम में आपके क्या क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं क्या, कि हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट है। जनरली अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा लेवल ऊपर है, ये नहीं आते क्वेश्चंस, लेकिन फिर भी अगर हम कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है और हाइड्रोजन का टेस्ट क्या होता है। यह एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी है, आप इसे समझ सकते हैं। ये था कि अगर कहीं पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा तो पहली प्रॉपर्टी हमने देख ली कि या तो गैस का इवोल्यूशन होगा, या तो पीपीटी फॉर्म होगी, या तो कलर में चेंज होगा, या तो फेज में चेंज होगा, या तो हीट में चेंज होगा। अभी एक एक करके देखते चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि अगर कहीं पर ऐसा हो रहा है तो हम उसको कैसे समझेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस के बाद दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं जहां पर हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। हम कहते हैं कि प्रेसिपिटेट अगर कहीं पर बन रहा है, यानी कि कुछ नीचे की तरफ अगर बच जा रहा है तब हम क्या करेंगे, ठीक है। अगर कहीं पर पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा है तो हम उसको कैसे समझेंगे, क्या क्या केसेज होगा। जैसे एक एग्जाम्पल आपके यहाँ बड़ा अच्छा सा कराया जाता है, और वो भी एग्जाम्पल क्या कराया जाता है कि लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया जाता है और उसको ट्रीट करते हैं किसके साथ, KI के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ।
हम कहते हैं कि Ki के साथ जब PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, लेड नाइट्रेट ये होता है, इसका सॉल्यूशन लेते हैं और Ki के साथ हम ट्रीट कराते हैं। तो Ki के साथ ट्रीट करने पर प्रोडक्ट क्या बन जाता है आपको मालूम होगा। इस रिएक्शन को जब अभी आप तो पढ़ चुके होंगे, Pb2+ और NO3- में ये टूटता है और ये K+ और I- में टूट जाता है, ठीक है। अगर हम कहते हैं ये बनेगा क्या, तो KNO3 एक बन जाता है और यहां पर दूसरा बन जाता है बच्चे PbI2 बन जाता है। इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन के दौरान येलो पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, येलो कलर की पीपीटी का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि प्रेसिपिटेट इसमें बनता है। अच्छा, जब इसमें प्रेसिपिटेट इस रिएक्शन में अगर बन गया, अगर हमने इन दोनों को मिलाया और कलर में चेंज पाया, और दूसरा जो ये बन रहा है उसमें कुछ नीचे की तरफ जाकर जम जा रहा है, बैठ जा रहा है, तो इससे ये पता चल जाता है बेटा कि यह क्या है, यह आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एक केस हो गया। यानी कि किसी रिएक्शन में अगर पीपीटी बन रही है तो उसको हम कैसे जज करेंगे, कुछ इस प्रकार से हम इसको जज करते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है चेंज इन हीट। हीट में कैसे हम समझेंगे, कहते हैं सपोज करिए आपको कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया जाए, चूना जिसे आप कहते हो, इसको H2O से ट्रीट करा दें। कैल्शियम ऑक्साइड को हमने क्या किया, H2O से ट्रीट करा दिया। देखिए गांव में अपने जब हम घरों को क्या करते हैं, अब तो सब सिस्टम बदलता जा रहा है अब तो लोग सब नए नए तरीके के पेंट का यूज करते हैं, अलग अलग कलर की पेंटिंग होने लगी है। पहले क्या होता था, ऐसा नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, चूने से घर को पतवाते थे ना, कैसे, जरा सुनना। एक बड़ा सा टैंक लेते थे, उस टैंक में बोरी में चूना भर के आता था और उसको चूने को उसमें पलटते थे और उसमें पानी भरते थे, सॉरी पहले पानी भर लेते थे फिर चूने को डालते थे। जब ऐसा करते थे बड़ी तेजी से उसमें बुलबुले बनना शुरू हो जाते थे। जब बुलबुले बनते थे और वो बहुत गर्म हो जाता था और वो उबलना शुरू कर देता है, और उस केस में अगल बगल से लोग हट जाते हैं क्योंकि उसमें छींटे निकलते हैं, बूंदें निकलती हैं, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स का फॉर्मेशन होता है, अगल बगल वो जाकर किसी के ऊपर गिरेंगे तो जल सकता है व्यक्ति, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, हम वो क्विक लाइम होता है, ठीक है, वो पत्थर की तरह से होता है, उसको हम तोड़ करके किस में कन्वर्ट करते हैं, हम उसको तोड़ करके यानी कि हम पानी मिलाते हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्लेक्ड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हम उसको घरों में ले जाकर के पेंटिंग के रूप में यूज किया करते थे। तो हमने कहा कि CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन बनेगा और साथ में बेटा हीट एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। इस केस में हमने कहा कि एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और हीट बाहर निकलती है। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहलाता है, ये स्लेक्ड लाइम कहलाता है। और ये क्या हो गया, ये हमारा क्विक लाइम हो गया। तो एक हमारा क्विक लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा हमारा क्या हो गया, स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्विक लाइम और स्लेक्ड लाइम दोनों फॉर्म हो गया। क्विक लाइम से हमने स्लेक्ड लाइम बना लिया, साथ में हीट एनर्जी रिलीज होती दिखाई दे रही है। जब हीट का इवोल्यूशन हो रहा है यानी इस केस में हीट एनर्जी बाहर निकल रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, चेंज इन हीट का एग्जांपल पढ़ते हैं। यानी कि अगर हीट में भी परिवर्तन हो जाए तो इसका मतलब वहां पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब देखो इसके बाद आता है अगला टॉपिक चेंज इन कलर। कलर में अगर हम चेंज की बात करते हैं तो किसी के कलर में क्या परिवर्तन हो सकते हैं। जनरली देखा जाए तो अभी ऊपर भी हमने देखा कि कई रिएक्शंस ऐसे थे जिसमें कलर में चेंजेज हो रहे हैं। जब किसी दो चीज को आपस में मिलाते हो तो कलर तो बदलेगा, जायज सी बात है। हमने कहा चेंज इन कलर का एक एग्जांपल हम देकर के अगर आपको समझाएं, यानी कहते हैं कि किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर कलर बदल जाता है, यानी दो चीजों को आपस में मिलाया, मिलाने के बाद जो तीसरा बन रहा है उसका कलर अगर चेंज हो जाता है तो वह चेंज इन कलर के अंतर्गत जाना जाता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको समझाएं तो सिर्फ हम आपको इतना बता पाएं कि हमने कहा कि अगर हमने अमोनिया ले लिया NH3 और इस अमोनिया के साथ, अगर इस अमोनिया के साथ हमने ट्रीटमेंट किसका कराया, अगर हमने NH3 ले लिया, अमोनिया ले लिया और इस अमोनिया के साथ हमने मान लो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ट्रीटमेंट कराया, अगर हमने अमोनिया के साथ HCl का ट्रीटमेंट कराया तो ऐसी केस में हम क्या पाते हैं, हम NH4Cl का फॉर्मेशन हो जाता है। NH4Cl आपका क्या कहलाता है, यह अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है बेटा। क्या हो जाएगा, यह अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। अब जरा देखिए कि इस केस में अमोनिया का ट्रीटमेंट हमने HCl से कराया और हम क्या पा गए, अमोनियम क्लोराइड पा गए। हम इसको चेंज इन कलर में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चेंज इन कलर के साथ साथ आप फेज के अंतर्गत भी इसे डिस्कस
डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बात के अंतर्गत इसे पढ़ाया जा सकता है। कलर में भी परिवर्तन हो जाएगा और फेज में भी बदलाव हो जाएगा, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर गैसियस फॉर्म में है, ये लिक्विड फॉर्म में है, या अभी तो हमने फेज का जिक्र नहीं किया, फिजिकल स्टेट्स क्या होती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा अगर पीपीटी के रूप में मिलता है या सॉलिड मटेरियल के रूप में मिलता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड तो सब्लिमेशन का भी एग्जाम्पल आपको बताया जाता है। तो ये एग्जाम्पल आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। अब हम कहते हैं इसके और आगे चलेंगे, तो अगली बात हमारी लास्ट है जिसमें हम पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट। अब जानना ये है कि अगर हम स्टेट में चेंज की बात करते हैं तो किसी के स्टेट में फेज में क्या परिवर्तन आ सकता है, जरा सोचिएगा। अगर हम कहते हैं फेज में, अब फेज में परिवर्तन के अंतर्गत दो बातें होती हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि बर्निंग ऑफ वैक्स, और एक पार्ट इसी में होता है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। आपने सुना होगा बर्निंग ऑफ वैक्स और मेल्टिंग ऑफ वैक्स, ये दो पार्ट हैं। बर्निंग ऑफ वैक्स क्या हो, इसमें क्या होता है, इसमें फेज में तो परिवर्तन है, ये बर्न मेल्ट करोगे अगर वैक्स को, बेटा वैक्स को मेल्ट करोगे, मोमबत्ती जलाते हो ना तो वो क्या होती है, मेल्ट होती है, जब जलाते हो तो बर्न हो जाती है। लेकिन अगर आप मोम को इकट्ठा करके रख लो और उसके बाद क्या करो, अगर उसको आप मेल्ट करते हो, ठीक है, गर्म करते हो तो वो मेल्ट हो जाएगी। जैसे कभी आपने देखा होगा, अगर आपको मौका मिला हो ना मिला हो तो हम आपको बताते हैं, जैसे कभी भी जिसको आर्थो की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि कुछ लोगों को हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अगर हड्डियों से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो गई है, इसका मतलब जैसे गठिया किसी को हो जाता है पैर में, आजकल ठंडी का समय है, घुटने जाम हो जाते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है, तो उसका एक निदान है। वो निदान कुछ इस प्रकार से है कि कभी भी आप अगर, जो सेंटर्स जगह जगह पर बने हुए हैं जहाँ पर, या नाम देखो दिमाग से उतर रहा है, बताता हूँ आपको, लोग जाते हैं ना कि वो डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप वहाँ जाइए, एक्सरसाइज करिए, देखिए नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको बताऊंगा। उसको हम क्या करते हैं, अगर किसी को गठिया की प्रॉब्लम होती है तो वहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फिजियोथेरेपी, याद आ गया, हाँ, फिजियोथेरेपी सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर डॉक्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पर भी एक डॉक्टर होते हैं जो फिजियोथेरेपी का कोर्स करके रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, मान लो किसी के घुटने में प्रॉब्लम है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है, तो जनरली ऐसे अगर प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये फोल्ड नहीं हो रहा या इस तरह का केस होता है, तो वहाँ पर क्या करते हैं डॉक्टर, वैक्स लगाते हैं, वैक्स का ये लेप लगाते हैं। तो वो क्या होता है, वो मेल्ट फॉर्म में होती है वैक्स, मतलब पिघली हुई वैक्स को यहाँ पर लेप लगाते हैं ब्रश से, और लगाने के बाद उसको छोड़ देते हैं, थोड़े समय के बाद वो सॉलिड हो जाता है, फिर उसको धीरे धीरे करके 15 मिनट 20 मिनट के बाद वो उसको हटाते हैं। ये एक प्रोसेस है जिससे उनको राहत मिलती है, तो वैक्स का ट्रीटमेंट होता है। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स का मीनिंग ये होता है कि वैक्स को पिघलाना। अगर पिघलाओगे बेटा तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगी ना, लिक्विड से गैस में जाएगी, यह मेल्टिंग ऑफ वैक्स है। लेकिन बर्निंग ऑफ वैक्स, एक दिन मोमबत्ती दीपावली जला दिए थे, मोमबत्ती जला दिए, मोमबत्ती जलत रही, जलत जलत मोमबत्ती खत्म हो गई बच्चा, लास्ट में इतना सा मोम मिलता है कि नहीं, वो भी जो मेल्ट हो गया है वही बचता है। लेकिन मोमबत्ती तो इतनी बड़ी थी, क्या आप पूरी मोमबत्ती फिर से बना पाएंगे? उस पिघली हुई वैक्स से क्या पूरी मोमबत्ती बनेगी क्या? वो तो वैक्स जो पिघलती है वो थोड़ी सी रहती है ना, बाकी तो सब पूरा मोम बर्न हो गया, खत्म हो गया। तो ये कहलाता है बर्निंग ऑफ वैक्स, एक केमिकल चेंज है, और यह एक केमिकल चेंज होने की वजह से यह एक केमिकल रिएक्शन के अंतर्गत आता है, यह एक फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। तो जो फेज में परिवर्तन की बात है उसका एग्जाम्पल आप इसे पढ़ सकते हो, यानी कि जो चेंज हो रहा है वो एक बार हो गया तो फिर रिवर्स वाली कंडीशंस ना बने। हमारे कहने का मतलब ये हुआ, यही टॉपिक हम लोग डिस्कस भी किए थे, शायद ये बात आपको याद होगी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और डिस्कस करना है, जैसे कि अभी आजकल में हमने बच्चों से भी डिस्कस किया, तो बच्चों का कहना है कि सर अभी हमारे पास, जैसे कुछ लोगों ने कल मैसेज भी डाला था कि सर हमको रिक्वायरमेंट है पूरा का पूरा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ा दीजिए, इस तरह के तमाम कॉन्सेप्ट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है। तो आप, मुझे लगता है कि अगर आप वन शॉट वीडियो की डिमांड करना चाह रहे हैं, या आपके दिमाग में हो कि सर कोई एक ऐसी वीडियो डालिए जिसमें एक ही लेक्चर में पूरा का पूरा कोर्स आप पढ़ा दे, पूरा का पूरा कोर्स का मतलब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की वन शॉट वीडियो, एक सिंगल,
तो आप मुझे ये बता सकते हैं, सजेस्ट करिएगा कमेंट में कि आप में से जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि वन शॉट वीडियो हम अपलोड करें और एक ही लेक्चर में ये पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाए। अगर आपकी इच्छा होगी तो हम वन शॉट वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करेंगे और खटाखट ये पूरा कंप्लीट करा देंगे सबसे पहले, फिर बाद में इसको देखेंगे, वो हमारा अपना पर्सनल इशू है। लेकिन अगर आपको लग रहा हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताएं कि वन शॉट वीडियो की रिक्वायरमेंट अगर आपको समझ में आती है तो आप जरूर कमेंट करें, और कौन से चैप्टर की ज्यादा रिक्वायरमेंट है वो भी आप कमेंट में लिखकर हमें भेजें, जिससे कि हम उस पर वन शॉट वीडियो आपको प्रोवाइड कर सके। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। और एक बात सबसे लास्ट हम ये कहना चाहेंगे कि हम आप सभी बच्चों का, जो भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं द सीक्रेट ऑफ साइंस पर, हम आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने बहुत हमारे साथ लग करके मेहनत की। आप पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, साथ साथ आपने हमारा बड़ा सपोर्ट किया है, लगातार वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, और ऐसे ही बने रहे बच्चा। हमारे मोटिवेशन का कारण आप ही हैं। अगर आप मोटिवेट करते रहें, हम आपको और अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखिए, आपके पीछे लिखा है थैंक यू, उसके साथ साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का भी ऑप्शन है आपके पास। इसे जरूर शेयर करें अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, जहां तक भी शेयर कर सकते हैं उसे शेयर करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।